आपको क्या पढ़ा रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी को हम दो अलग अलग क्वांटिटीज नहीं समझते हैं, हम इन दोनों को एक क्वांटिटी समझते हैं, जिस वजह से हमने क्या डेवलप किया है, एक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि जिसमें क्या होगा, या तो हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से पहले एक प्रिंसिपल ऑफ क्या है जनाब, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। आज या कल जितने हमने केसेस पढ़ाए हैं, उन दोनों केसेस में क्या बैकग्राउंड है, या तो ये बैकग्राउंड है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट विल चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या फिर दूसरा बैकग्राउंड क्या है, दूसरा उसका सिचुएशन क्या है जनाब साहब? सर दूसरी सिचुएशन उसकी ये है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, अगर एक बंदा वर्क करेगा तो दूसरे बंदे में एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, सिंपल है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या, एनर्जी ट्रांसफर। इसके हम कुछ कल केसेस वगैरह पढ़ रहे थे, जिनमें हम किस केस तक पहुंचे, केस नंबर 1 में क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट ऑफ mass m that was initially at rest, it was driven by a force on a smooth horizontal surface. If it is driven by a force that was work done by a driving force, स्मूथ सरफेस पे जाएगा तो कोई फ्रिक्शन कोई नहीं होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, इजाफा होगा। तो हमने वहां क्या सिचुएशन बनाई, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स विल बी इक्वल टू क्या, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर हमारे पास दूसरा सिचुएशन क्या आ गया, व्हाट हैपेंस टू अ कार ऑफ मास m दैट इज मूविंग ऑन अ रफ सरफेस एट कांस्टेंट स्पीड। तो इस वक्त अगर गाड़ी का इंजन ऑन है और कोई वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स होता है, तो वो किधर जाएगा, वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में जाएगा, जबकि स्पीड उसकी क्या है, कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, डेल्टा के ई क्या होगा, 0 होगा, सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो डेल्टा जीपीई भी 0 होगा। फिर हमने केस 3 में क्या किया, व्हाट हैपेंस व्हेन अ कार ऑफ मास m इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड, रफ भी है और हॉरिजॉन्टल रोड है। हॉरिजॉन्टल रोड का मतलब हम क्या निकालते हैं, डेल्टा जीपीई इज इक्वल टू 0 है। रफ का मतलब क्या निकालते हैं, फ्रिक्शन है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। फिर गाड़ी है तो गाड़ी ने क्या करना है, एक साइड हमने लिख दिया वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स, वो किधर जाएगा, या तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में, या फिर एक्सेलरेट कर रहा है तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में। फिर हमने केस नंबर 4 में क्या किया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेके जाना है एट कांस्टेंट स्पीड, तो क्या होगा, तो हमने कहा जो वर्क डन किया जाएगा बाय द ड्राइविंग फोर्स, या तो वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी उसको बोल देंगे हम, या उसको हम क्या बोलेंगे, जीपीई स्टोर्ड, क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन जीपीई। तो मैंने वहां 2 इक्वेशन बनाई है, या तो बनाइए वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट वेट, या क्या बनाइए वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू इंक्रीज इन जीपीई। इसमें अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। ये मेरे कल के 4 केसेस थे, मैंने उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड्स, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। डन, आगे चलेंगे जनाब साहब। आज के लेक्चर में हम चलेंगे केस नंबर 5 की तरफ। When an object of mass m is released from rest from a height of h या डेल्टा h, तो एक काम करिए, mass m को अंडरलाइन करिए, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल, रेस्ट के ऊपर लिखे u इज इक्वल टू 0, और रिलीज फ्रॉम अ हाइट डेल्टा एच का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे फेंका है, क्या किया है, ऊपर से नीचे ड्रॉप किया है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो क्या ड्राइंग बनाऊं, आई थिंक दिस शुड बी विदाउट एयर, दिस शुड बी क्या, इस वक्त बल्कि काम करते हैं, एक तरफ विद एयर, एक तरफ विद एयर वाला कौन सा सीन है, ठीक है। फिर इसका मतलब यहां क्या है, आप क्वेश्चन 5 के आगे लिखते हैं विदाउट एयर, क्वेश्चन 5 के आगे क्या लिखते हैं, जहां जुमला खत्म हो रहा है उसके आगे क्या लिखते हैं जी, विदाउट एयर। आप बताएं इसको रिलीज करना है, इसका u कितना है, u इसका 0 है, हाइट इसकी कितनी है,
एच है या डेल्टा एच है। अब इसके एक काइनेमेटिक्स भी है, इसका एक डायनामिक्स भी है और इसका एक एनर्जेटिक्स भी है। प्लीज टेल मी इसका क्या काइनेमेटिक्स है। U इज इक्वल टू क्या है 0, नीचे जाएगा तो A इज इक्वल टू क्या है G इज इक्वल टू क्या है प्लस 9.81, नीचे जाते हुए D कितना है D इज इक्वल टू H या D इज इक्वल टू डेल्टा H। यहां अगर आपने V निकालना है या यहां पे क्या टाइम हो रहा है तो आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे यहां पे, यहां एट टाइम t, यहां अगर आप कहते हैं टाइम 0 है तो यहां टाइम क्या हो रहा होगा, यहां कोई टाइम t हो रहा होगा और तब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही होगी सर जी, कुछ तो हो रही होगी, क्या u प्लस at से निकल आएगी या फिर कहां से निकल आएगी, कोई भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे वहां से निकल आएगी। ये तो आपका इसका इस पूरे डेटा का क्या हो गया काइनेमेटिक्स हो गया। क्या है इसका डायनामिक्स, डायनामिक्स ये है कि नीचे लाने वाली नीचे की फोर्स एक्ट कर रही है, कौन सी वाली वेट, वेट इज इक्वल टू क्या mg, वो इसकी ड्राइविंग फोर्स है और यहां पे बेसिकली वर्क डन बाय व्हाट हो रहा है, वर्क डन बाय द वेट हो रहा है। लेकिन मैं ना इस ये जो वर्क डन बाय द वेट होता है मैं इसको एनर्जी के हिसाब में वो कहते हैं क्या कहते हैं उसको एनर्जी के हिसाब से लिखूंगा। प्लीज टेल मी नीचे आते हुए कौन सी एनर्जी कम हो रही है, नीचे आते हुए जीपी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है। आई थिंक मैं इसमें वर्क डन बाय द वेट नहीं लिखूंगा, वो जो वर्क डन बाय द वेट है वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो असल में डिक्रीज इन जीपीई है। तो मैं या तो लिख दूं वर्क डन बाय द वेट या लिख दूं क्या डिक्रीज इन जीपीई। आई थिंक मैं इसमें क्या कहूंगा, इसकी अगर मुझसे एनर्जेटिक्स डिस्कस करवानी है तो एक काम करता हूं, यहां पर एट दिस पॉइंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, यहां एट दिस पॉइंट हाइट क्या है मैक्सिमम है, तो एट दिस पॉइंट जीपीई क्या होता है मैक्सिमम होता है। एट दिस पॉइंट हाइट क्या अज्यूम की जाती है 0, तो एट दिस पॉइंट क्या बोलते हैं जीपीई क्या होती है 0। ओके, एट दिस पॉइंट स्पीड 0 थी, तो जहां स्पीड 0 थी प्लीज टेल मी वहां काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यहां स्पीड क्या है मैक्सिमम है, तो यहां आपका क्या ख्याल है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो अगर मैं एनर्जीज का ख्याल रखूं तो आई होप आपको कुछ नजर आ रहा होगा कि ऊपर से नीचे आते हुए जीपी मैक्स से 0 हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी 0 से मैक्स हो रहा है, तो मुझे लगता है इस पूरी सिचुएशन में क्या होगा इंक्रीज, बल्कि नहीं पहले क्या हो रहा है डिक्रीज इन जीपीई इज इक्वल टू क्या, देखिए जी देखें यहां पे डिक्रीज इन क्या बच्चों जीपीई इज इक्वल टू इंक्रीज इन क्या, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज इन जीपीई इज इक्वल टू क्या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। प्लीज टेल मी जो डिक्रीज इन जीपीई है इट इज इक्वल टू क्या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज इन जीपी का फॉर्मूला क्या बताएंगे, डेल्टा जीपीई इज इक्वल टू डेल्टा केई। प्लीज टेल मी व्हाट इज डेल्टा जीपीई, एम जी डेल्टा एच। व्हाट इज इंक्रीज इन केई, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें से आपको क्या डेटा गिवन है क्या डेटा नहीं गिवन है वो तो न्यूमेरिकल डिसाइड करेगा। आई थिंक केस जो समझाना था मैंने समझा दिया कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी में कमी आ रही है और वन फॉर्म ऑफ एनर्जी में इजाफा हो रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है जी, केस नंबर 6 में क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन क्या व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड्स या प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, वही सवाल लिखा है उल्टे हिसाब से, विद एन इनिशियल स्पीड u। करें जी थ्रोन अपवर्ड्स या प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, थ्रोन अपवर्ड्स या प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स में सेम सवाल होगा, थ्रोन अपवर्ड्स या प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ u। यहां अब मैं क्या करूंगा जी,
टाइम 0 पर इनिशियल स्पीड इज u, ऊपर जाते हुए a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू -9.81, जिसका मतलब है ऊपर जाते हुए स्पीड क्या होगी, कम होगी। अल्टीमेटली यहां पहुंचकर क्या होगा, टाइम t पर फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0। ऊपर जाते हुए मैं इसका काइनेमैटिक्स डायनेमिक्स डिस्कस नहीं कर रहा, मुझे इसका डायनेमिक्स, मुझे सीधा सीधा इसका एनर्जेटिक्स में इंटरेस्ट है। अगर ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है, स्पीड व्हाट, स्पीड डिक्रीजेस, और दूसरी तरफ क्या, हाइट व्हाट, हाइट इंक्रीजेस। तो प्लीज बताएं स्पीड डिक्रीजेस के साथ क्या लिखूं। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है ऊपर जाते हुए तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, और अगर हाइट इंक्रीज कर रही है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। यहां तक किसको मसला है जी। तो यहां क्या एनर्जेटिक्स है, डिक्रीज इन के ई इज इक्वल टू इंक्रीज इन क्या, इंक्रीज इन जीपीई। डिक्रीज इन व्हाट, के ई इज इक्वल टू इंक्रीज इन जीपीई। प्लीज टेल मी कितना डिक्रीज इन के ई आ रहा है, क्या हो रहा है जी, ऊपर जाते हुए सर जी डिक्रीज इन के ई आ रहा है, तो उसको क्या लिखूं, डेल्टा के ई इज इक्वल टू इंक्रीज इन जीपी को क्या लिखूं, डेल्टा जीपी। यहां क्या लिखूं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नहीं लिखूंगा, बड़े वाली स्पीड की स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर। आई होप या तो v बिगर माइनस v स्मॉलर लिख दें, या फिर क्या करें, या फिर इस वक्त u बिगर है और v स्मॉलर है, तो पहले किसका स्क्वायर लिखूं, u का स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर माइनस, बस ये यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, याद क्या रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज क्या, अ स्केलर क्वांटिटी, सो आंसर शुड बी क्या, इट शुड बी पॉजिटिव। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई शुड सब्ट्रैक्ट द बड़े वाली स्पीड का स्क्वायर माइनस छोटे वाली, mg क्या है, वो तो mg डेल्टा एच है जी। इस वाली सिचुएशन में अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें, एनीवन। आगे चलें जनाब साहब। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन क्वेश्चन नंबर 7 जी। What happens when an object of mass m at rest is released from a height, height क्या, from a height h या delta h, in what, now in air। अब वो सवाल किसका है, अब सवाल in air का है। तो इस वाली सिचुएशन में यही सिचुएशन है जनाब साहब, इसी सिचुएशन में मैं आपको क्या बोलते हैं उसका एयर का जिक्र करने की कोशिश करता हूं। सुने जी, टाइम 0 था, u 0 था, एट टाइम 0 u इज 0, और इस वक्त और क्या क्या 0 है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, और क्या है, एट दिस स्टेज एक्सेलरेशन किसके बराबर है, a इज इक्वल टू g के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको ड्रॉप करेंगे वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, नीचे आने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन एक बात याद रखिए, स्पीड के इंक्रीज होने से फ्रिक्शन भी इंक्रीज होती थी, फ्रिक्शन के इंक्रीज होने से एफ नेट डिक्रीज होता था, एफ नेट के डिक्रीज होने से एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होती थी। इसमें किसी को मसला है जी, जब ये इधर नीचे आएगा, खैर पुत्र मुझे इसके नहीं करना डिस्कस, वो काइनेमेटिक्स फिर वो लंबा हो जाएगा, सीधा सीधा मुझे इसका एनर्जेटिक्स बताएं कि अगर कौन सी एनर्जी है जो नीचे आते हुए कम हो रही है, जीपी कम हो रही है ना,
वो जीपीई किस में कन्वर्ट हो रही है? क्या अब सारे की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है? नहीं, अब कुछ काइनेटिक में कन्वर्ट होगी और कुछ क्या होगा, कुछ जो है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में कन्वर्ट होगी। मैं इसका काइनेमैटिक्स लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं बेटा जी। मुझे बस आपको ये बताना है कि इनिशियली क्या हो रहा है। इनिशियली इसके ऊपर एक ही फोर्स लगती है, दैट इज वेट। थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसके ऊपर नीचे वेट भी लगता है और ऊपर फ्रिक्शन भी लगती है, जो कि वक्त के साथ साथ क्या हो रही होती है, फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं रहती, वो वक्त के साथ साथ ज्यादा होती रहती है। खैर बहरहाल जो भी है, जब ये नीचे आता है तो मैं इस वक्त क्या सिचुएशन बनाने की कोशिश करूंगा। आई बिलीव कौन सी एनर्जी में कमी आ रही है। जब ये नीचे आ रहा है तो हाइट डिक्रीज हो रही है, हाइट डिक्रीज होने से डिक्रीज इन जीपी आता है और साथ साथ क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। एक तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आ रही है और कुछ ना कुछ वर्क या तो लॉस्ट कहूंगा या वर्क डन कहूंगा, अगेंस्ट क्या, अगेंस्ट फ्रिक्शन भी कुछ ना कुछ वर्क जा रहा है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होगा। अब डिक्रीज इन जीपीई में डेल्टा जीपीई इज इक्वल टू डेल्टा केई प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इसका फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू डी। अब इस एफ इंटू डी में एक मसला है, अच्छा अब यही तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यही तो सबसे जरूरी सिखा। मैं इतने केसेस पढ़ाई इस काम के लिए रहा हूं कि आपको ये समझ आ जाए कि कौन सी चीज कहां लिखनी है, कौन सी चीज कहां लिखनी है। अब उन्होंने एक सवाल पूछा, जैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने डिक्रीज इन जीपी कहां लिखना है और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कहां लिखना है। यही तो देख रहे हैं कि कहां से एनर्जी आ रही है और कहां को एनर्जी जा रही है। ये ऑब्जेक्ट जब इधर से ड्रॉप करने लगे थे, उसके पास इनिशियली कौन सा एनर्जी स्टोर था, जीपी। उसने ड्रॉप किया, जीपी क्या होना स्टार्ट हो गया, कम होना। तो जीपी का कम तो मैं इधर लिखूंगा, ये उसका इनपुट है। जीपी क्या हो रही है, कम हो रही है, उसका इनपुट, सिस्टम में इनपुट हो रही है एनर्जी। अब वो सिस्टम उसमें आउटपुट क्या कर रहा है, कहां जा रही है एनर्जी, सर दो जगह पे जा रही है। या तो सिस्टम में ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ उसका हिस्सा किधर कंज्यूम हो रहा होगा, किधर वेस्ट, वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में कंज्यूम हो रहा होगा। इसमें किसी को परेशानी है जी, एनीवन? सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग। मेरे पास इसका काइनेमैटिक्स भी है, मैंने इसका डायनामिक्स भी आपको पढ़ाया हुआ है। मैं इस वक्त इसके काइनेमैटिक्स या डायनामिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने सबका लिखा हुआ है तो अब इसका भी लिख दीजिए कि टाइम जीरो पर स्पीड जब जीरो होती है, ए जो है वो जी के बराबर होता है और फोर्स सिर्फ और सिर्फ वेट के बराबर होती है। जब वक्त थोड़ा गुजर जाता है तो स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जब टाइम गुजरता है, इंक्रीज इन टाइम, इससे क्या होता है, इंक्रीज इन स्पीड, उससे क्या होता है, इंक्रीज इन फ्रिक्शन, उससे क्या होता है, डिक्रीज इन क्या, एफ नेट, उससे क्या होता है, डिक्रीज इन एक्सेलरेशन। लेकिन बहरहाल ये उसका काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स मिक्स हो गया। मुझे उसका एनर्जेटिक्स डिस्कस करना है। एनर्जेटिक्स क्या है, ये अल्टीमेटली एक वक्त आता था जब हम कहते थे जी सर जी वो फ्रिक्शन एफ वेट के बराबर हो गई है, एफ नेट जीरो हो गया है, एक्सेलरेशन खत्म हो गई है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो गई है। अच्छा वैसे स्पीड कांस्टेंट होने से पहले पहले की इक्वेशन है, आगे कोई है कि जब वो टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाएगा। हाँ अगले केस में टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाएगा। अभी ये क्या सीन है, ये सीन है जी बिफोर टर्मिनल वेलोसिटी। एक काम करिए, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, दिस इज बिफोर टर्मिनल वेलोसिटी। एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 7 के एंड पे लिख भी दें, व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट रेस्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट इन एयर। मैं आपको क्या जवाब देने लगा हूं, मैं जो जवाब आपको देने लगा हूं क्या है, बिफोर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड। बिफोर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड क्या होता है, एनर्जी को, सिस्टम में कौन सी एनर्जी थी, जीपीई, वो ड्रॉप किया तो क्या होने लगी,
कम क्या होने लगी, जीपी कम होने लगी। तो क्या लिख दिया मैंने, डिक्रीज इन जीपी। जब जीपी में कमी आई तो ऑब्जेक्ट की स्पीड में क्या हो रहा था, तो ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में। क्या कोई और काम नहीं हो रहा था सर, फ्रिक्शन भी थी बीच में, तो फ्रिक्शन में क्या हो रहा था सर, हमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी कुछ काम करना पड़ता है, तो हमने वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी लिख दिया। इसमें किसको मसला है, सारा जीपीई केई में कन्वर्ट, ये सारा जीपीई केई में कन्वर्ट हुआ था क्वेश्चन नंबर 5 में। किसमें, केस 5 में क्या हुआ था, वहां जितना जीपी था सीधा सीधा केई में चला गया, कोई एयर नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन क्वेश्चन 7 में क्या हो रहा है, हवा है, फ्रिक्शन है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन का एक इफेक्ट होता है, थर्मल एनर्जी में एनर्जी को जाया करता है, लेकिन मैं थर्मल नहीं लिखूंगा उसको, क्या लिखूंगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन लिखूंगा। हाँ, अब एक मसला है, वो मसला क्या है कि डिक्रीज इन जीपी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जीपी, डेल्टा इसको क्या बोलें, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को वर्क डन ही बोलें, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ही बोलते हैं। अब एक सिचुएशन मुझे बता दीजिए, डेल्टा जीपी का फॉर्मूला क्या है, mg डेल्टा एच, डेल्टा के का फॉर्मूला क्या है, लेकिन जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें बेटा जी जो फ्रिक्शन है क्या वो कांस्टेंट है, वैसे होना क्या चाहिए F इंटू डी, F इंटू क्या, F इंटू डी। अगर तो फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती तो मैं F इंटू डी करता। अभी जो आपका फ्रिक्शन है वो वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, वो तो वक्त के साथ साथ ज्यादा हो रहा है, और ये है भी कौन सा वाला फ्रिक्शन है, ये वो रोड वाला फ्रिक्शन भी नहीं है, कौन सा वाला ये कोई एयर फ्रिक्शन टाइप चीज है। और जो एयर फ्रिक्शन है उसको क्या हो रहा है, के वी, आपने एक फॉर्मूला याद है, के वी स्क्वायर था, ये पिछले किसी टेस्ट में भी था शायद, ये के वी स्क्वायर। आई थिंक यहां मैं इस फ्रिक्शन की जगह क्या लिख दूंगा, ये हवा वाली फ्रिक्शन है जो कि के वी स्क्वायर के साथ रिलेट हो रही है, और डिस्टेंस कौन सा वाला, डेल्टा एच वाला। डिस्टेंस कौन सा वाला जी, जितना सवाल में डिस्टेंस तय हुआ है, जितना सवाल में हाइट ट्रेवल हुई है, उस हिसाब से आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। कुछ सवाल है पूछो आपके पास, हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू, लेकिन ऐसा में मुझे वो वक्त के साथ साथ क्या क्या होगा मुझे उसकी नहीं समझाना, मुझे बस मेन इक्वेशन बनानी कि एनर्जी कहां से कहां जा रही है। हाँ, लेकिन ये इक्वेशन में किस वक्त से किस वक्त तक क्या क्या होगा वेरिएबल है फिनोमेना, ये इक्वेशन थोड़ी वेरिएबल है जी। पूछे ये इक्वेशन क्यों वेरिएबल है, बिकॉज फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वो क्या है, वो वेरिएबल है, उसको क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे वो फ्रिक्शन इंक्रीज होती रहेगी, इधर वाला काम वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ज्यादा होता जाएगा और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कम होती रहेगी। आई थिंक ये वाला सवाल नहीं आ सकता, नो, क्योंकि हम तो फ्रिक्शन कांस्टेंट फ्रिक्शन इनटू डी करते हैं। क्या करते हैं भाईजान, हम तो कांस्टेंट फ्रिक्शन इनटू डी करते हैं। यहां क्या हो रहा है, ये तो वेरिएबल फ्रिक्शन है। एक काम करिए, इस एफ के साथ लिखिए वेरिएबल फ्रिक्शन। ये जो वेरिएबल फ्रिक्शन है, अब इसका सवाल वाला क्या करेगा क्या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि ये फ्रिक्शन पूरे सवाल में कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ये फ्रिक्शन क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। अब अगर ये इंक्रीज हो रही है तो उसका करना क्या है क्या नहीं करना, वो मुझे सवाल को एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। सवाल वाला मुझे कुछ और डिटेल देगा तो मैं काम करूंगा, अदरवाइज मैंने केस बनाना था, मैं बना दिया है। इस केस के इस प्रॉब्लम की वजह से अब एक काम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में एक मसला होगा, पूछें क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving downwards with a terminal velocity। जब वो टर्मिनल वेलोसिटी पर होता है, देखिए मुझे एक बात बताएं, मैंने कहा इनिशियली क्या होना चाहिए, इनिशियली जो जीपी में कमी है बोर्ड पे ध्यान दीजिए, वो किस में जानी चाहिए, इंक्रीज इन के में जानी चाहिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस, कोई एयर नहीं थी, एयर आ गई तो मैंने कहा जो डिक्रीज इन जीपी है वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में जाना चाहिए और कुछ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी जिक्र हुआ कि सर फ्रिक्शन वक्त के साथ साथ क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अगर फ्रिक्शन वक्त के साथ साथ ज्यादा हो रही है तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वाला काम ज्यादा होता जाएगा।
इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वाला काम कम होता जाएगा। और जब टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। फिर क्या इक्वेशन होगी? बंदा नीचे तो आ रहा होगा, बंदे की जीपीई में कमी तो आ रही होगी, ये वाला काम तो हो रहा होगा, ये वाला काम, तो फिर ये वाला काम अपने मैक्सिमम पर होगा। ये क्या होगा? मैंने कहा था ना, फ्रिक्शन क्या है? वो वेरिएबल है, या बेसिकली क्या है? वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है? इंक्रीजिंग फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या करिए? इट इज इंक्रीजिंग। इसके इंक्रीज होने की वजह से ही तो क्या हो रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप कभी डायनेमिक्स में क्या कहते थे सर, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब फ्रिक्शन और वेट बैलेंस हो जाएंगे, तो डायनामिक्स में कहते थे ना। एनर्जेटिक्स में क्या कहूं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि देयर विल बी नो मोर इंक्रीज इन केई, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम कांस्टेंट, देन द डिक्रीज इन जीपीई विल ऑल कन्वर्ट इनटू क्या? इट विल ऑल बी वेस्टेड, या इट विल ऑल बी क्या? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हो रहा होगा। तो एक काम करिए, यहां पे जब आप लिखते हैं ना फ्रिक्शन के साथ इंक्रीजिंग, उधर एक नोट लिखिए, a stage comes when case number 8 will apply. Case number 7 के क्या लिखें? फ्रिक्शन इज इंक्रीजिंग, फ्रिक्शन इज इंक्रीजिंग के साथ क्या लिखें? A stage will come when case number 8 will apply. A stage will come when case number 8 will apply. Now what is that case number 8? मैं समझता हूं केस नंबर 8 ये है, बल्कि उसी में इधर ही मुझे समझाना है, इधर ही समझाना है। ये तो सिचुएशन यहां है ना कहीं कि सर इनिशियल सिचुएशन है ये ओनली वेट, और यहां क्या चल रहा है? यहां चल रहा है जी सर जी देयर इज सम वेट तो है, थोड़ी सी क्या आ गई है? फ्रिक्शन भी। अ स्टेज कम्स व्हेन क्या होता है? अब आप क्या करेंगे बच्चों? अब आप केस नंबर 8 में क्या बना दीजिए? आप केस नंबर 8 में ड्राइंग बना लीजिए। जितना नीचे वेट है उतनी ही ऊपर फ्रिक्शन है। केस नंबर 8 में क्या बना लीजिए? कि सर जी ये क्या हो गया है? टर्मिनल वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? एक उसका डायनेमिक्स होता है, एक उसका काइनेमेटिक्स होता है। वैसे एक उसका काइनेमेटिक्स क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। डायनेमिक्स ये है कि सर जी फ्रिक्शन और वेट बराबर एफ नेट इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, डेल्टा के ई इज इक्वल टू 0। तो अगर उसका डेल्टा के ई, हाँ स्पीड 0 नहीं हुई, स्पीड डेल्टा वी 0 हो गया, इसका मतलब क्या है? वी इज क्या? वी इज कांस्टेंट। डेल्टा वी 0 का मतलब क्या? स्पीड उसकी कांस्टेंट हो गई, और है भी बड़ी मैक्सिमम स्पीड है। क्या ये? स्पीड इज कांस्टेंट भी और मैक्सिमम भी है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं, क्योंकि ऊपर से आ रहा था ना, ऊपर से आते आते स्पीड ज्यादा 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 ज्यादा, तो हमने क्या पढ़ा था? स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इन एयर क्या होता है? स्पीड नीचे आते हुए क्या होती है? अगर हम कहें एयर नहीं है तो क्या होता है? तो स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। एयर हो तो क्या होता है? स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग। इसके बड़े फटे हमने किए, मैं वो ग्राफ शराफ वो सारी अंग्रेजी मारी भी हमने। खैर यहां क्या होगा? स्पीड इंक्रीज हो रही है, एट अ डिक्रीजिंग रेट हो रही है, करते करते क्या होगा? स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। एंड यू नो जब स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी तो ये सारा काम होगा। टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता है? v इज मैक्स, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्स। है जरूर काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उसमें क्या नहीं हो रहा? तब्दीली नहीं आ रही। तो अगर तब्दीली नहीं आ रही तो क्या करूं?
एक सवाल का जवाब दीजिए, ऑब्जेक्ट यहां स्टैटिक हो गया कि मूविंग डाउनवर्ड्स? ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, ऑब्जेक्ट नीचे तो जा रहा है, v तो मैक्स है, v मैक्स है, तो हाइट क्या हो रही है? सिंस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, since the object is moving downwards, so what? So its height is decreasing. क्या इसमें किसी को परेशानी है जी? अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी हाइट इज डिक्रीजिंग, तो डेल्टा एच है कुछ, डेल्टा एच की कोई ना कोई वैल्यू। अगर हाइट कम हो रही है तो क्या बताऊं मैं अभी, जीपीई इज डिक्रीजिंग, एंड दैट डिक्रीज इन जीपीई must be converted into some other form of energy or work. डेल्टा के ई को मैंने जीरो कर दिया, डेल्टा जीपी की कोई ना कोई वैल्यू है। आई थिंक मैं यहां पे क्या लिखवाऊंगा, डिक्रीज इन जीपीई जीपी में कमी तो आ रही है, तो अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में कमी आ रही है तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या हो जाना चाहिए, या तो इजाफा हो जाना चाहिए, या कोई वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में वो एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, या वो एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में जाया हो जानी चाहिए, वर्क डन अगेंस्ट। और मुझे लगता है इस वक्त क्या होगा, इस वक्त जितनी भी जीपीई में कमी आएगी वो क्या करेगी, वो जीपीई की कमी ने क्या करना है, बजाय इसके कि काइनेटिक में खुद को काइनेटिक में कन्वर्ट करें, काइनेटिक में इजाफा करें, ये करने की बजाय वो सारी एनर्जी क्या हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में कंज्यूम हो रही है। एंड यू नो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, यस इस कॉन्सेप्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, इस कॉन्सेप्ट की सिग्निफिकेंस ये है, ये जो मीटियोर्स होते हैं, मीटराइट्स होते हैं, जब वो हमारी आसमान से एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, एटमॉस्फेयर में जब उनको टर्मिनल वेलोसिटी तक वो चले जाते हैं, तो यू नो क्या होता है, जब उनकी जीपी कम हो रही होती है तो ना उन्हें आग लग जाती है। ये आग किस खुशी में लगती है उनको, जब उनका जीपी जो है वो किस में पहले तो ना जीपी किस में कन्वर्टर था, काइनेटिक में, तो उनको कोई मसला नहीं था। लेकिन एक वक्त आता है कि जीपी किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी पे तो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, उसमें मजीद चेंज। अब जीपी तो कम हो रही है, तो अब जितनी जीपी कम हो रही है वो सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन अगेंस्ट, और उस वजह से क्या होता है, थर्मल एनर्जी आसमान जितनी पैदा होती है तो उससे उसको क्या हो जाता है, आग लग जाती है। यू नो क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत आसमान से आ रहा है, बहुत ऊपर से आ रहा है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो चुकी है, टर्मिनल वेलोसिटी को वो रीच कर चुका है, एटमॉस्फेयर में वो ट्रेवल कर रहा है और एट दिस स्टेज ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी जितनी जीपी में कमी है वो सब की सब क्या हो रही होगी, वो सब की सब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में जा रही होगी, सब की सब थर्मल की तरह वेस्ट हो रही होगी, और वो थर्मल की वजह से क्या होगा, वो उसको खुद ही पहले आग लगेगी। हाँ, अब आग उसमें से निकल कर चारों तरफ को रोशन कर देगी, वो क्या लगता नाम है वो आग उसकी अपनी है, ठीक है। हाँ, सराउंडिंग में निकल रही है या साउंड में निकल रही है मुझे नहीं पता, मैं बस इस वक्त आपको समझाना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सर ऑब्जेक्ट ड्रॉप करें तो उसकी जो जीपी में कमी है क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होना चाहिए। ये कौन सा सिचुएशन है, ओ लेवल का सिचुएशन है, विदाउट एयर का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन 7 ये कहता है कि जो डिक्रीज इन जीपीई है वो एक्चुअल में क्या है, उसकी वजह से एक तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए और कुछ उसमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है भाईजान एक वक्त ऐसा आएगा कि जो डिक्रीज इन जीपीई है वो सारे का सारा किस में जाएगा, वो सारे का सारा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में जाएगा, कोई काइनेटिक एनर्जी में इजाफा। आई होप आपको क्वेश्चन 5, 7 और 8 समझ आ रहा होगा। व्हाट इज हैपनिंग इन 5, रजा प्लीज, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या एनर्जी चेंज आ रहा है, डिक्रीज इन जीपीई हो रहा है, किस में जा रहा है, इंक्रीज इन के में जा रहा है। क्वेश्चन 7 में क्या हो रहा है, डिक्रीज इन जीपीई हो रहा है, किस में जा रहा है, इंक्रीज इन काइनेटिक में जा रहा है और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में जा रहा है। क्वेश्चन 8 में क्या हो रहा है, डिक्रीज इन जीपीई हो रहा है, अब किस लेवल का हो रहा है, अब कौन सा लेवल आ चुका है, कौन सा मुकाम आ चुका है, टर्मिनल वेलोसिटी का मुकाम आ चुका है। अब क्या होगा, स्पीड में मजीद इजाफा, दिस इज काइनेमैटिक्स।
फोर्सेस क्या हो जाएंगी, दिस इज डायनामिक्स। काइनेटिक एनर्जी में मजीद इजाफा नहीं होगा, दिस इज हाफ एनर्जेटिक्स। व्हाट इज फुल एनर्जेटिक्स? सर जीपी में तो कमी आएगी, वो किधर जाएगी? सर वो सारी कमी फिर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में जाएगी। उससे क्या होगा? सर जी बंदे को आग ही लग जाएगी। इसमें किसी को मसला है जनाब साहब? सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग। मैंने ये सिचुएशन लिखवाई है। इफ यू हैव क्वेश्चन रेज योर हैंड। नहीं ओवरऑल तो नहीं है। देखिए मैंने आपको पिछले वाले केस में लिखवाया था कि वो वेरिएबल फिनोमेना है। क्या फिनोमेना है? फ्रिक्शन वेरिएबल है, तो जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन था वो वेरिएबल था। वेरिएबल भी कैसा? इंक्रीजिंग था। तो पूरे थ्रू आउट द मोशन जीपी कम हो रहा है, 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 कम हो रहा है। तो जिस जिस सेकंड में जीपी कम होता जा रहा है, उस सेकंड में क्या हो रहा है? हर अगले आने वाले सेकंड में डेल्टा के ई थोड़ा होता जा रहा है और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब डेल्टा के ई जीरो जाता है और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाता है। फिर हमारे पास ये सिचुएशन बन जाती है कि अब यहां से आगे जितना जीपी में कमी आती जाएगी, क्या होता जाएगा? वो सारा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में जाता जाएगा। ये एक सिचुएशन हमने बनाई है। अब इसका न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग उसने क्या देनी है क्या नहीं देनी, वो तो बात की बात है। मैं तो भी वो नोट्स के हिसाब से बिल्ड कर रहा हूं कि यार ये लिखा होगा तो क्या मतलब है, ये लिखा होगा तो क्या मतलब है, ये लिखा होगा तो क्या मतलब है। आप हर सिचुएशन में एक ही चीज ऑब्जर्व करें कि सर एक तरफ एनर्जी कम हो रही है, दूसरी तरफ एनर्जी ज्यादा हो रही है। बल्कि काम करूंगा मैं केस नंबर 10 के बाद आपको एक जनरल सी स्टेटमेंट लिखवाने की कोशिश करूंगा कि वो क्या स्टेटमेंट है क्या नहीं। क्या असल में वेट इज वर्किंग अगेंस्ट फ्रिक्शन। चलो यस वेट इज वर्किंग अगेंस्ट फ्रिक्शन, हाँ कह सकते हैं, लेकिन मैं वो इस तरह से नहीं कहूँगा। आपने देखा है मेरा बड़ा पर्टिकुलर स्टाइल है भी एनर्जेटिक्स को कैरी करने का, कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं बल्कि काम करें जरा सारे केसेस को फॉलो करें और मुझे बताएं लेफ्ट में हमेशा क्या है। लेफ्ट पे दो ही ऑप्शन है, या वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है या डिक्रीज इन एनर्जी है। क्या है जनाब साहब? बच्चों अभी तक जितने केसेस किए उन सबके लेफ्ट पे क्या चल रहा है? प्लीज गौर से देखिए लेफ्ट पे क्या चल रहा है। या चल रहा है वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार, बहुत सुनने वाली बात है। या चल रहा है क्या? डिक्रीज इन एनी एनर्जी। इन दोनों बातों का मतलब क्या है? अगर मैं लेफ्ट पे लिखता हूं वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, या लेफ्ट पे आता है डिक्रीज इन एनर्जी, इन दोनों बातों का मतलब क्या है? सर ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं? वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स वो भी सिस्टम को मिलती है एज एन इनपुट, डिक्रीज इन एनी एनर्जी वो भी सिस्टम को मिलती है एज एन इनपुट। अच्छा अब आए इक्वेशन की उस तरफ क्या लिखा हुआ है। इक्वेशन की जितनी भी फॉर्म्स है इस तरफ क्या लिखा होता है? या तो किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में इंक्रीज आना है या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन लिखा होता है मैंने जितने भी 8 केसेस हैं। या इस साइड पे क्या होगा? इंक्रीज इन एनी एनर्जी होगा या वर्क डन अगेंस्ट। इसका क्या मतलब है? सर वो जो वर्क आ रहा था, वर्क एनर्जी आ रही थी, वो वर्क एनर्जी कहां जा रही है? या वो जाया हो रही है या वो किसी में ऐड हो रही है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? एक काम करता है मैं इसको वाइंड अप करता हूं फिर आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या सिचुएशन है जी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन अ कार ऑफ मास m, अंडरलाइन करेंगे इसको, कार ऑफ मास m is traveling up on a rough, underline the word rough, inclined surface. कौन सा सरफेस है जी? इंक्लाइंड सरफेस एट क्या? कांस्टेंट स्पीड। लो जनाब साहब क्या क्या हो रहा है? कार ऑफ मास m आ गया। कार का मतलब क्या होगा? इंजन। कार के ऊपर लेके इंजन होगा तो इंजन का मतलब कार के ऊपर लेके ड्राइविंग फोर्स। ट्रेवलिंग अप, ट्रेवलिंग अप, अप को भी अंडरलाइन करें, रफ को भी अंडरलाइन करें, इंक्लाइंड को भी अंडरलाइन करें, कांस्टेंट स्पीड को भी अंडरलाइन करें। और मैं देखता हूं मैंने किस किस बात का क्या क्या मतलब निकालना है। रफ के ऊपर क्या मतलब निकालूं? फ्रिक्शन। इंक्लाइंड का मतलब क्या होगा? ड्राइंग ऐसी बना लूं एट एन एंगल। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? u इक्वल्स v। क्या लिख दे वहां पे? u इक्वल्स v। ओके अब आए जनाब साहब इस सिचुएशन की तरफ। इंक्लाइंड सरफेस का जिक्र किया था
ये बना दिया, किसी को प्रॉब्लम है जी? अगर उसने इंक्लाइन सरफेस का जिक्र किया, मैंने ये बना दिया, एनी इश्यूज? नो। गाड़ी का जिक्र किया था मैंने, ड्राइविंग फोर्स बना दिया, एनी इश्यूज? रफ का जिक्र किया था मैं, ये फ्रिक्शन बना देता हूं। नॉर्मली हमारी आदत है हम वेट भी ड्रॉ करते होते हैं, उस हिसाब से तो हमें फिर आर भी ड्रॉ करना पड़ता है। फिर हमें वेट को W क्या, cos थीटा, और W क्या, ये सारा काम किसके लिए करते हैं हम? डायनामिक्स के लिए। किसके लिए करते हैं जी? ये तो डायनामिक्स के लिए करते हैं। अब वैसे इसकी काइनेमेटिक्स क्या है? कांस्टेंट स्पीड। क्या है काइनेमेटिक्स? ये डायनामिक्स ड्रॉ हो गया। काइनेमेटिक्स क्या है? कांस्टेंट स्पीड U इक्वल्स टू V, डेल्टा V इक्वल्स टू 0, A इक्वल्स टू 0, F नेट इज इक्वल्स टू, चलो काइनेमेटिक्स डायनामिक्स सारा लिखा गया। मुझे क्या पढ़ाना है भाई? मुझे इसका एनर्जेटिक्स पढ़ाना है। अब मैं आपको क्या कह रहा था कि मैंने एनर्जेटिक्स में क्या फॉलो करना है? उस साइड पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है जी गाड़ी में? वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स हो रहा है। ओके। किसी एनर्जी में कमी आ रही है? वैसे बात तो, अगर स्पीड वो है तो डेल्टा के ही क्या है? हाँ, ये बात है। लेकिन ऊपर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? तो अगर ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा होगा? ये वाला डिस्टेंस क्या है? D। इस डिस्टेंस को क्या बोलूं भाई? D। इसको क्या बोलूं? H। खैर बहरहाल गाड़ी वर्क कर रही है, वर्क डन में ड्राइविंग फोर्स हो रहा है, डन हो गया। कोई एनर्जी में कमी आ रही है? किसी एनर्जी में कमी आ रही है? नहीं भाई, वो मैकेनिक्स इज इक्वल टू क्या? फिर गाड़ी का वर्क किस में जा रहा है? एक तो जा रहा है जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में, प्लस और क्या हो रहा है? इंक्रीज इन जीपीई हो रहा है। हेलो जी, किसको मसला इस बात से? अब मुझे एक बात बताएं, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स के लिए क्या करूं? F इंटू डी। कौन सा वाला F? वही वो ड्राइविंग फोर्स वाला F। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में क्या करूं? स्मॉल f इंटू डी, प्लस इंक्रीज इन जीपी में क्या करूं? mg डेल्टा h। और अगर मैं कहूं आपसे कि डेल्टा h किसके बराबर है, तो बताएंगे किसके बराबर है? d क्या? d साइन थीटा। क्या जनाब साहब? कैसे d साइन थीटा? कैसे? ये कौन है? ये d है। अगर ये वाला d है तो ये एंगल के सामने वाला क्या होगा? साइन कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? तो डेल्टा h बेसिकली d का साइन कंपोनेंट है। यू पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। जो भी वैसे जो नोन अननोन है पुट करेंगे, जवाब आ जाएगा। क्या? हाँ कह सकते, लेकिन मैं एंड पे आपको बताता हूँ कि मैंने इक्वेशन बनानी ही कैसी है। मैं जरा सारे केसेस मुकम्मल कर लूँ, फिर मैं एंड पे ना एक फाइनल वर्जन आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। आगे चलें जनाब साहब। क्वेश्चन नंबर 10 में वही लिखा हुआ है? नो, चेंज करता हूँ इसको। कांस्टेंट की जगह मैं इसको डिक्रीजिंग स्पीड क्या करूंगा जी? आई विल कॉल इट, क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएं, आई विल कॉल इट डिक्रीजिंग स्पीड। क्योंकि नेचुरली एक्चुअली जब आप अप द स्लोप जाते हैं तो स्पीड थोड़ी कम होती है बंदे की। अच्छा, अब जब स्पीड कम होती है तो क्या सीन है? गाड़ी है, ड्राइविंग फोर्स तो होगी, फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी, वेट भी होगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी होगी, वेट को रिजॉल्व भी करेंगे। W ये वाला cos थीटा होगा, ये W sin थीटा होगा। इस डायरेक्शन में डिस्टेंस भी ट्रेवल होगा और इस डायरेक्शन में ये डेल्टा H होगा। ओके, अब सवाल क्या है?
इस ड्राइंग में किसी को प्रॉब्लम है भाई? ऐसी बनाते आए ना काफी जमाने से। मसला ये है एट क्या, उसने लिखा एट अ कांस्टेंट स्पीड। आई वुड लाइक कि आप क्या लिखिए, एट अ डिक्रीजिंग स्पीड। क्या लिखा जनाब साहब? लिखिए जी एट अ डिक्रीजिंग स्पीड, एट अ डिक्रीजिंग स्पीड। एट क्या जनाब साहब? एट अ डिक्रीजिंग स्पीड। ओके, एट अ डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब क्या है? u और v में से कौन छोटा है कौन बड़ा है? हाँ जी, स्पीड डिक्रीज होगी तो u बड़ा है, v छोटा है। ओके, तो a किसके बराबर है? नेगेटिव होगा। ये क्या चल रहा है, तो फिर एफ नेट क्या होगा? एफ नेट भी नेगेटिव होगा। खैर वो नेगेटिव कैसे होगा? m इंटू माइनस ए, लाइक फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करना पड़ेगा उसके लिए कुछ। ये उसका काइनेमेटिक्स है, ये सारा उसका डायनेमिक्स है। हमें करना क्या है? मुझे तो इसका वो चेक करना है, एनर्जेटिक्स। क्या चेक करना है? गाड़ी है, इंजन है, ऑन है, ड्राइविंग फोर्स है, उसने कुछ ना कुछ काम तो करना है। वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? तो लो जनाब साहब, हमने कहा वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स हो रहा है, वो तो हो रहा है, लेकिन ऊपर जाते जाते इंक्रीज नहीं, डिक्रीज आ रहा है। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है। क्या हो रहा है जनाब साहब? क्या हो रहा है? डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। वो उधर लिखूं कि इधर लिखूं? वो जो काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी वो किसी और में इजाफा बन जाएगी ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी की कमी क्या है? सिस्टम को इनपुट के तौर पे मिल रही है। किसके तौर पे मिल रही है? इनपुट के तौर पर। एक तो कौन है सिस्टम का इनपुट? इंजन तो जोर लगा रहा है। इंजन क्या कर रहा है भाई? वो तो जोर लगा रहा है, उसका तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है ही है। लेकिन स्लोप के ऊपर नॉर्मली गाड़ी क्या कर जाती है? उस स्लो हो जाती है। स्लो होने का मतलब क्या है? उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। और वो जो काइनेटिक एनर्जी की कमी आती है वो एक्चुअल में क्या होती है? वो इंक्रीज इन जीपी का सबब बनती है। और क्या होगा? अगर फ्रिक्शन है तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होता है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होता है। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दें। क्या हो रहा था? इंजन ऑन था, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स हो गया। ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही थी, डिक्रीजिंग स्पीड लिखा है सवाल में, डिसेलरेशन लिखी है सवाल में। तो स्पीड कम तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम हो गई। तो मुझे क्या करना है? आपने देखा है पिछले सारे केसेस में जब किसी एनर्जी में कमी आती है तो मैं किस साइड पे लिखता हूं? मैं लेफ्ट साइड पे लिखता हूं। किस साइड पे लिखता हूं? लेफ्ट साइड। और जिस किसी एनर्जी में इजाफा होता है किधर लिखता हूं? राइट साइड पे। किस एनर्जी में इजाफा हो रहा है? जीपी में इजाफा हो रहा है, किधर लिख दिया मैंने? राइट साइड पे। फिर और क्या? और जो फ्रिक्शन होता है किधर लिखता हूं? वो भी तो लिखता हूं। बात खत्म भाई। आपकी इतला के लिए अर्ज ये है, मैंने 10 केसेस बनाए हुए थे, 10 खत्म हो गए। ये 10वां सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आता है पेपरों के अंदर। क्या हो रहा है 10वें के अंदर? 4 ही काम है पूरे के पूरे चैप्टर में। 4 काम होने हैं। एक होना है वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स, एक होना है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। बस एक सवाल का जवाब देते हैं। जब भी वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स होगा किधर होना चाहिए? उधर। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन किधर होना चाहिए? इधर। किसी को मसला इस बात? किसी एनर्जी में कमी आ रही होगी, किसी एनर्जी में इजाफा हो रहा होगा। जिसमें कमी आ रही होगी किधर होना चाहिए? उधर। जिसमें इजाफा हो रहा होगा किधर होना चाहिए? बात खत्म। ये समझाना चाहता था। अब क्या होगा? आपको ये पिछले केसेस रटे नहीं मार रहे हैं, आपने रटे शटे नहीं मारने भाई। मैंने सारे केसेस एक पर्पस के लिए सिखाए हैं। किस पर्पस के लिए? कि आप इस बात को पिक कर जाएं कि गाड़ी में जब इंजन और ऑन होगा तो ड्राइविंग फोर्स का सीन होगा। एक सिचुएशन होगी वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, किधर लिखेंगे? लेफ्ट पे लिखेंगे। रोड रफ हुई, फ्रिक्शन हुई, एक कॉन्सेप्ट होगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो किधर लिखेंगे? वो इधर लिखेंगे। फिर कोई ना कोई एनर्जी कम हो रही होगी, वो किधर लिखेंगे? वो उधर लिखेंगे। फिर कोई ना कोई एनर्जी ज्यादा हो रही है, वो किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे। किसी को मसला इस बात से भाई? आई थिंक वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स इनटू डी
डेल्टा डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ इंटू एम इंटू बड़े वाली स्पीड कौन सी है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इंक्रीज इन जीपी क्या है, एम जी डेल्टा एच। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या है, एफ इंटू डी। यहाँ डेल्टा एच किसके बराबर होगा, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा अननोन होगा जो आप नहीं निकाल पाएंगे, सारा कुछ पुट करेंगे, जो अननोन होगा निकाल लेंगे भाई बीच में से। किसको मसला इस बात से? सो आई थिंक यहां पे जाके आपने जो ये नोट शीट मैंने आपको दी भी है उसके ऊपर जितने केसेस हैं वो सारे वाइंड अप कर दिए होंगे। बेटा जी पीछे पढ़ा रहा हूं, तो बना के सारा उसी पे फोकस करें। सुने जरा, मैं समझता हूं कि एक आपने पढ़ा है सबसे पहले क्या, कौन सा प्रिंसिपल कौन सा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, मैं समझता हूं इन दोनों का मिक्सचर क्या है। इन दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या है कि जनाब साहब आपके पूरे मैकेनिक्स, मतलब जब भी कोई सवाल मैकेनिक्स का है तो मैकेनिक्स का सवाल इन चार बातों से ज्यादा नहीं है, जिसमें क्या हो रहा होगा, एक होगा वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स ऑलवेज मेंशन ऑन द लेफ्ट, एक होगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ऑलवेज मेंशन ऑन द राइट, एक होगी डिक्रीज इन एनर्जी ऑलवेज मेंशन ऑन द लेफ्ट, एक होगी इंक्रीज इन एनर्जी ऑलवेज मेंशन ऑन द राइट। मैं समझता हूं इसको मुझे ये कहना चाहिए कि वर्क और एनर्जी कहां से आ रहा है और वर्क और एनर्जी कहां को जा रहा है। जितना वर्क और एनर्जी सिस्टम में आ रहा है उतना ही वर्क और एनर्जी सिस्टम से जा रहा है। तो एक्चुअल में जो लॉ है वो ये है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डैश एनर्जी कमिंग इन टू द सिस्टम is equal to the amount of work dash energy going out of the system। अब आप इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये जैसे भी समझते हैं, ऑल्दो इस तरह की स्टेटमेंट पेपर में कहीं नहीं उसने पूछनी। मैं इन दोनों बातों को मिक्स करके यह बोल रहा हूं कि क्या करिए, सवाल के अंदर सिस्टम को वर्क और एनर्जी इनपुट हो रही होगी, फिर सवाल के अंदर ही सिस्टम में से वर्क और एनर्जी आउटपुट हो रही होगी। The amount of work dash energy input to the system is equals to amount of work dash energy output of the system। किसी को मसला इस बात से? तो एक काम करेंगे जनाब साहब, ये पेज तो आपका खत्म हो गया है, जाएं अपनी नॉर्मल कॉपी के ऊपर, कॉपी निकाल लीजिए जनाब साहब। वर्क कहेंगे नहीं, उसको क्या बोलेंगे, उसको इंक्रीज इन जीपी कह देंगे। इस तरह से हम काम को लेके चलेंगे। याद रखिए प्लीज, हम एफ नेट इंटू डी नहीं करेंगे, नेवर एवर एट ऑल। ये जो एफ नेट हम करते हैं कि फॉरवर्ड फोर्स में से बैकवर्ड फोर्स माइनस कर दो, अपवर्ड फोर्स में से डाउनवर्ड फोर्स माइनस कर दो, ये सिर्फ किसके लिए होता है, डायनेमिक्स के लिए। कब होता है ये डायनेमिक्स में हमने फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड या अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड करना होता है, जिसको हम एफ नेट कहते हैं। और वो निकालना इसलिए होता है कि हमने उस एफ नेट को रिप्लेस करना होता है एम इंटू ए से। किससे? एम इंटू ए से। लेकिन एनर्जेटिक्स के कॉन्सेप्ट चैप्टर में देयर इज नो सच थिंग एज एफ नेट। मैं तो पूरे चैप्टर में एफ नेट नहीं बोला, मैं तो जहां एफ नेट जीरो लिखता था बताता था भाई ये डायनामिक्स है। क्या ये डायनामिक्स है? एनर्जेटिक्स का एफ नेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एनर्जेटिक्स में कब कहा मैंने कि पहले फोर्सेस को रिजॉल्व करके उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कर दो या अपवर्ड माइनस, नहीं कहा ना। अगर कहा भी है तो ये कहते हैं वो कहा होगा कि बेटा मैं इसकी क्या डिस्कस कर रहा हूं, मैं डायनामिक्स डिस्कस कर रहा हूं। जब मैं एनर्जेटिक्स डिस्कस करूंगा तो मैं वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स अलग से डिस्कस करूंगा, मैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन अलग से डिस्कस करूंगा, मैं डिक्रीज इन एनर्जी अलग से डिस्कस करूंगा, मैं इंक्रीज इन एनर्जी अलग से डिस्कस करूंगा, और मैं अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बनाऊंगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डैश एनर्जी इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डैश एनर्जी आउट ऑफ द सिस्टम, या इनपुट टू द सिस्टम या आउटपुट ऑफ द सिस्टम। हाँ, अब उसमें से आउटपुट में से कौन सा वाला यूजफुल है तो कौन सा वाला वेस्टफुल है, ये तो मेरा बात का टॉपिक है। ठीक है जी। फिल वक्त मैं समझता हूं कि मैंने ये जो इसका आखिरी कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, जिसको मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता हूं, इट स्टेट्स दैट द यू नो व्हाट, एक काम करें अपनी कॉपी में चले जाएं। अभी इसमें तो जगह खत्म हो गई है, इधर जो पेजेस हैं यहाँ पे जगह बिल्कुल खत्म हो गई होगी। आप अपनी नॉर्मल नोटबुक पे चले जाएं जहां आपके वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लिखा हुआ है। इनको प्लीज यहाँ पे स्टेपल कर लीजिएगा। चलो लिखते नहीं हो तो कम से कम स्टेपल लाजमी कर देना जी। इनको लिखते नहीं हो तो इनको यहाँ पे जाके स्टेपल लाजमी करा दीजिए। नहीं भी सिचुएशन नहीं बनानी, पहले मेरी कहानी सुन लें, उसको लिख लें। सिचुएशन बनाने के लिए
I have got a worksheet having 51 situations, 51 questions. ठीक है जी, तो डोंट वरी, नो आपकी सिचुएशन है मेरी वर्कशीट में, आप उसको एड्रेस करेंगे खुद ही हो जाएगा। अभी नोट्स पे जाएं, नोट्स पे जाके क्या करें, सुने मेरी बात, अगर आपने नोट्स में कुछ नहीं भी लिखा तो मैं समझता हूं ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का एक जुमला काफी है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, ओ लेवल के बच्चे को भी पता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ओ लेवल के बच्चे को भी पता है। ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला क्या है, वो भी उसको पता है। अगर उस बेचारे को नहीं पता तो क्या नहीं पता, उसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पता है। उसको सिर्फ एक सिचुएशन, ये जो मुश्किल वाली सिचुएशन है ये नहीं पता होगी, जिसमें से क्या होगा, सुनिए जरा प्लीज गौर से, हेडिंग दीजिए क्या, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। दिस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेट्स क्या, बल्कि काम करें आप इसी पेज पे पावर को छोड़ के आखिरी पेज पे चले जाएं। आप इसके आखिरी पेज पे चले जाएं, यस, यहाँ पे एफिशिएंसी टाइप लिखा हुआ है, उसके टॉप पे जाएं। ये जो आखिरी पेज है आपके पास, उसके टॉप पे चले जाएंगे। हाँ, वहां लिखे जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, वहां क्या लिखना है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट क्या, द अमाउंट ऑफ वर्क, एक काम कर सकते हैं एंड एनर्जी लिखूं या वर्क डैश एनर्जी लिखूं, आई थिंक वर्क डैश एनर्जी, मतलब दोनों वर्क एंड एनर्जी। द अमाउंट ऑफ वर्क डैश एनर्जी, वर्क डैश एनर्जी इनपुट टू द सिस्टम, input to a system is equal to the amount of work dash energy, is equal to the amount of work dash energy output of the system. तो you know what, आपका जो डायनामिक्स का कोलिजन्स वाला चैप्टर होता था, आप वहां पे क्या करते थे बच्चों, अब वहाँ जब वो कोलिजन होता था या एक्सप्लोजन होता था या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती थी, हम क्या करते थे वहाँ पे, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, इस तरह की कोई ना कोई बात। द अमाउंट ऑफ वर्क डैश एनर्जी इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डैश एनर्जी आउट ऑफ द सिस्टम। यहाँ तक किसी को परेशानी है? अच्छा, इसके लिए मैं अब क्या लिखवाना चाहता हूँ, वर्क डैश एनर्जी, वर्क एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू क्या, वर्क एनर्जी आउटपुट। ये वर्क एनर्जी इनपुट में किस चीज को समझता हूं, कौन करता है वर्क, ये इनपुट कौन करता है, कोई ड्राइविंग फोर्स करती है, तो आप लिखेंगे यहां पे एक्चुअली क्या, वर्क डन बाय क्या, बाय द ड्राइविंग फोर्स, प्लस एनर्जी कहां से आती है, जहां से भी आती है वो कम हो जाती है, मतलब जो एनर्जी में कोई कमी हो रही होती है, तो क्यों कमी हो रही होती है, क्यों किसी और में चली जाए, तो जो एनर्जी में कमी आ रही है उसको इनपुट कह लें, प्लस क्या, डिक्रीज इन एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट में क्या होगा, कोई इंक्रीज इन एनर्जी जा रही होगी, बल्कि एक सेकंड पहले क्या लिखूं, कोई वर्क लिखें, कौन सा वर्क लिखूं, वर्क डन बाय नहीं, अगेंस्ट फ्रिक्शन, प्लस और कोई एनर्जी तो क्या हो रही होगी, वो डिक्रीज नहीं, इंक्रीज इन एनर्जी, यहां से डिक्रीज हो रहा होगा वहां इंक्रीज हो रहा होगा। आई थिंक दिस इज द इक्वेशन, अगर आप इसको याद ही कर लेना, क्या कर लें भाई, आप इसका रटा मार लें, तो जो भी सवाल है अगर वो वर्क एनर्जी के हैं, वर्क एनर्जी की सिचुएशन है, तो बेटा इससे लाजमी हो जाएगी, इससे लाजमी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन प्लीज। होने को तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम मैकेनिक्स के अलावा फिर वर्क नहीं पढ़ते, वर्क पढ़ते ही मैकेनिक्स के हैं के अंदर है, अदरवाइज फिर सिर्फ एनर्जी पढ़ते हैं, वन एनर्जी गोज टू अदर एनर्जी, फिर मैं उसको वर्क एनर्जी नहीं कहूंगा, जस्ट एनर्जी कहूंगा।
मैंने यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्यों लगाया है? बिकॉज मेरे इस चैप्टर में वर्क और एनर्जी दोनों चीजें हैं, तो मैं उसको वर्क एनर्जी जो आ रही होगी, वर्क एनर्जी जहां जा रही होगी वो समझाऊंगा। ठीक है जी। आप भी हमेशा ही सोचेंगे कि सवाल के अंदर क्या हो रहा है कि वर्क और एनर्जी कहां से आ रही है और वर्क और एनर्जी कहां को जा रही है। वर्क और एनर्जी कौन इनटू द सिस्टम दे रहा है, कौन वर्क और कौन सी वर्क और कौन सी एनर्जी इनपुट टू द सिस्टम है, कौन सा वर्क और कौन सी एनर्जी आउटपुट ऑफ द सिस्टम है। उसमें से अभी फिल वक्त क्या नहीं सोचना, ये नहीं सोचना कि यूजफुल कौन सी वाली और वेस्टफुल कौन सी वाली है। क्योंकि अगर हमने यूजफुल सोच ली और वेस्टफुल सोच ली तो क्या होगा, अगला टॉपिक डेवलप हो जाएगा। कौन से वाला? एफिशिएंसी वाला टॉपिक जो है वो डेवलप हो जाएगा। ऐसे लिखा हुआ है क्या एफिशिएंसी वाला टॉपिक? प्योरली ओ लेवल की बातें लिखी हुई हैं। किसी को मसला इन बातों से है जी? ओ लेवल की इन बातों में किसी को मसला है कि सर एफिशिएंसी क्या होती है? यूजफुल एनर्जी आउटपुट टू द टोटल एनर्जी इनपुट की रेशो है, सिंपल। अच्छा, वैसे एक और काम भी है, कहते सिर्फ एनर्जी की इनपुट रेशो तो नहीं है, पावर्स आउटपुट ओवर मतलब यूजफुल पावर आउटपुट ओवर टोटल पावर इनपुट, उसकी रेशो भी ले सकते हैं। फिर कहते हैं परसेंटेज निकालनी तो 100% से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों मसला है भाई इस बात से? ओ लेवल की बातें हैं, ठीक है। फिर कहता है क्या मतलब है, आप ये कैलकुलेट योर एफिशिएंसी इन द सेकंड सेशनल एग्जाम ऑफ फिजिक्स। अच्छा, हो भी गया, रिजल्ट भी आ गया है, 62 मार्क्स आउट ऑफ 80। अगर वो कह दी उसको 80 का इनपुट दिया था लेकिन आउटपुट उसने 62 का दिया है, तो खैर जो भी है परसेंटेज यार समझ आ गई होगी। एक काम करें, पीछे जाए एक पेज पे, पावर की तरफ जाते हैं जनाब। पिछले पेज पे क्या लिखा हुआ है? बातें करने को नहीं बोला बच्चों, मैं कह रहा हूं ऊपर क्या लिखा जी? फोर्स क्या होती है, अप्लाइड वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है। तो ये जो पावर जनरेटेड होती है कैसे होती है, पावर का क्या सीन है? वर्क एनर्जी तो बिल्कुल सेम सीन है, पावर का क्या सीन है? मैंने लिखा जी whosoever does work faster is that much powerful। तो पावर का ताल्लुक वर्क को जल्दी करने के साथ है। वर्क तो सब कर लेंगे, जो वर्क जल्दी करेगा वो क्या होगा, वो ज्यादा पावरफुल होगा। मसलन कोई भी काम कर रहे हैं जी, ये 2 कुर्सियां ना, बल्कि एक एक कुर्सी जो है वो उठा के छत पे लेके जानी है। मैं कहता हूँ जी अब्दुल्ला साहब आपको और जनाब साहब मुजफ्फर साहब आपको कि भाई कुर्सी उठाओ और छत पे पहुंचाओ, क्या होगा? छत पे पहुंचा तो देंगे दोनों, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क डन तो कर लेंगे, कोई इंक्रीज एनर्जी भी कर लेंगे। लेकिन मैं किसको कहूंगा ज्यादा पावरफुल है? जो उस वक्त उस काम को कहेगा सर जी मैं गया और आया, मैं यूं करके आ गया, तो जितनी जल्दी करके काम वापस आ जाएगा, क्या होगा? उतना पावरफुल होगा। तो पावर का ताल्लुक हमारे तो दिमाग में मसल्स के साथ है, मसल पावर के साथ है, नहीं भाई। फिजिक्स में पावर का ताल्लुक के साथ है काम को करने के साथ तो है ही है, काम को जल्दी करने के साथ है। कि मैं आपको पेपर दूं तो आप क्या करें, आप जल्दी करें, तो आपका दिमाग उतना पावरफुल होगा, ठीक है जी। आपके दिमाग की पावर की अगर बात की जाएगी तो क्या होगा, सर वो काम कितना जल्दी कर लेता है, कितनी जल्दी सोच। हाँ, अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सर सही करता है कि गलत करता है? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि काम सही हो रहा है, ठीक है, मैं गलत काम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि काम 2 दिमाग सही कर रहे हैं, लेकिन एक स्लो कर रहा है और एक तेज कर रहा है, तो एक का दिमाग ज्यादा पावरफुल है, एक का दिमाग। लेकिन खैर मैं दिमाग की पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैकेनिक्स पढ़ाई जा रही है, मशीनों की ताकत की बात हो रही है, मशीनों की पावर की बात हो रही है। और मशीनों की पावर का क्या सीन है? मशीनों की पावर का सीन है सर जी वर्क करना है जल्दी, एनर्जी ट्रांसफर करनी है जल्दी। तो जल्दी का सीन क्या है? शैतान का सीन नहीं, जल्दी का काम वो तो एक मुहावरा है कि जल्दी का काम किसका होता है, शैतान का होता है, लेकिन वो कुछ और कामों की बात की गई है। यहाँ जो काम है मैकेनिक्स का काम है, इनमें ना कोई शैतान है ना कोई इंसान है, गाड़ियाँ हैं। क्या है भाई, मशीनें पढ़ानी है, व्हीकल्स पढ़ानी है, ना इंसानी गाड़ी होती है ना शैतानी गाड़ी होती है, गाड़ी गाड़ी होती है, ठीक है। उसने काम करना होता है, जिसने जल्दी कर लिया हम कहेंगे कि उसके अंदर पावर ज्यादा है। क्या समझा रहा हूँ, वो लेवल की बात है। वो क्या होता है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ, नहीं वेलोसिटी इज नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फोर्स रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, पावर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। तो
तो बेटा वो रेट का चक्कर चल रहा है कि हर चीज को टाइम से डिवाइड करना ही करना है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होती थी, टाइम से डिवाइड करो। वेलोसिटी चेंज होती थी, टाइम से डिवाइड करो। मोमेंटम चेंज हो रहा था, टाइम से डिवाइड करो। वर्क डन हो रहा है, टाइम से डिवाइड कर लो। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, टाइम से डिवाइड कर लो। तो हाँ, वर्क डन को टाइम से डिवाइड करोगे तो पावर आ जाएगी। जब वर्क डन हो रहा होता है तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है ना, तो एनर्जी ट्रांसफर को टाइम से डिवाइड कर लो तो भी पावर आ जाएगी। किसी को मसला है भाई? पावर का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है जी? W/T या फिर E के पीछे डेल्टा भी लिखा हुआ है, डेल्टा E/T। यूनिट्स क्या लिखी हुई है? जूल्स पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड की ऐसा यूनिट क्या है? वॉट का सीन क्या है? व्हाट इज 1 वॉट? कहता है जी 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड, या 1 वॉट इज डिफाइंड एज द पावर जनरेटेड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। किसी को मसला है? थोड़ी सी स्पेस खाली है, न्यूमेरिकल तो आप घर में करेंगे, मैंने जो स्पेस खाली है थोड़ा सा उसको भरना है। जो स्पेस अगर आपको खाली नजर आ रही है, पता आप मैं वहां क्या लिखूंगा? मैंने पावर का AS वाला फॉर्मूला समझाना है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, काम खत्म। पावर का फॉर्मूला आपने लिखा जी वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन ओवर टाइम लिखा ना। वर्क डन की जगह क्या लिखूं? FD अपॉन FD लिखूं या F.D लिखूं? आपकी मर्जी। या FD कॉस थीटा लिखूं? FD/T भी ठीक है, O लेवल का काम है, FD/T ठीक है। ये D/T क्या है? तो F क्या हो जाएगा? FV हो जाएगा। F.D होता तो क्या होता? F.V हो जाता। FD cos थीटा तो क्या होता? FV cos थीटा हो जाता। तो या यूं कर लें या फिर क्या कर लें? F.D/T इज इक्वल टू F.V कर लें, या क्या कर लें? FD cos थीटा ओवर T तो क्या हो जाएगा? FV cos थीटा। इसको मसला है? क्या बोला मैंने? पावर का फॉर्मूला क्या? वर्क डन ओवर टाइम। इसमें किसी को प्रॉब्लम है भाई? नहीं। तो वर्क डन की जगह क्या लिखूं? या FD या F.D या FD cos थीटा, एक ही चीज है ना, ठीक है। O लेवल का बच्चा कहता है FD, ओके। A लेवल का बच्चा क्या कहता है? या F.D कहता है या FD cos थीटा कहता है। FD कहेगा तो मैं इधर से FV कह दूंगा, वो F.D कहेगा तो मैं उधर से F.V कह दूंगा, उसने FD cos थीटा कहना तो मैंने उधर से FV cos थीटा कह देना। क्यों? क्या कर रहा हूं मैं? सर जी आप ना ये वाला पेज उठा लो, बल्कि सॉरी आप इस D/T को क्या कर रहे हैं? इसको क्या कर रहे हैं? इसको क्या कर रहे हैं? तो रॉकेट साइंस चल रही है। क्या चल रहा है? वो कहता है भाईजान क्या करो, अगर प्रोडक्ट के हिसाब से पढ़ना है तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ F एंड D